नमस्ते बच्चों, आइए आज हम आपको दक्षिण अमेरिका की सैर पर ले जाने वाले हैं और वहाँ की कुछ मनोरंजक बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज वर्ग 7 के अध्याय 8 जो कि भूगोल विषय में है, इसमें हम लोग मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस पाठ के अंतर्गत आज हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश की कुछ विशेष बातें आपके साथ चर्चा में लाएंगे, जिसको जानकर आपको भी काफ़ी आनंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। क्या हम लोग इस बारे में सहमत हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में अन्योन्याश्रित संबंध होता है? बिल्कुल होता है। आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण और वहाँ पर रहने वाले पौधे और जीव जंतुओं में भी अन्योन्याश्रित संबंध होता है। किसी भी स्थान का पर्यावरण जैसा होता है, वहाँ की जलवायु जैसी होती है, वहाँ पर रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु भी उसी प्रकार के मिलते हैं। अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार का पर्यावरण होता है, जिस प्रकार की जलवायु होती है, जिस प्रकार का वहाँ का मौसम होता है, उसी प्रकार के वहाँ पर मानवों का जीवन भी प्रभावित होता है। उनके भोजन, उनका वस्त्र, उनका आवास, ये तीन जो मनुष्य की मुख्य चीज़ें हैं, मौलिक आवश्यकताएं हैं, ये पर्यावरण से नियंत्रित होती है। आइए हम थोड़ी सी चर्चा कर लें भोजन। जैसे भोजन के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग भारत में ही अगर बात करें तो समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के भोजन में मछली की अधिकता होती है, जबकि समुद्र से दूर रहने वाले लोगों के भोजन में वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं के मांस की अधिकता होती है। तो इस प्रकार भोजन, वस्त्र, जो गर्म क्षेत्रों में लोग रहते हैं वहाँ के लोगों का वस्त्र परिधान अलग होता है, और जो ठंडे क्षेत्रों में लोग रहते हैं वहाँ के लोगों का पहनावा, वहाँ के लोगों के वस्त्र भी अलग होते हैं। आवास, इसी प्रकार आवास भी हम लोग देखें तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनने वाले आवास दूसरे तरह के होते हैं, रेगिस्तानों में बनने वाले आवास दूसरे तरह के होते हैं, जबकि बर्फीले क्षेत्रों में बनने वाले आवास भी अलग तरह के होते हैं। इसकी जानकारी आपको पिछली कक्षाओं में मिल चुकी है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच एक अन्योन्याश्रित माने बहुत गहरा संबंध है। पर्यावरण के साथ ही मनुष्य अपनी सारी जो उनकी जो आदतें हैं वो बिल्कुल चेंज और बदलाव में आती रहती है। आइए अब हम लोग एक प्राकृतिक प्रदेश अमेज़न बेसिन के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक प्रदेश किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक प्रदेश में देखिए क्या हमने लिखा है, प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों में समानता। तो एक ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र धरती का जहां पर प्राकृतिक और मानवीय तत्वों में समानता है। अब ये प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं? प्राकृतिक तत्व हैं वर्षा, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि। ये उस क्षेत्र में एक जैसे होते हैं। और मानवीय तत्व कौन कौन से हैं? मानवीय तत्व में भाषा, खान पान, धर्म इत्यादि। अगर ये दोनों बातें किसी एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक जैसी होती है तो उसको एक प्राकृतिक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, उसको हम एक प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। इस पाठ में हम लोग दो विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग भूमध्य रेखा के आसपास के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, और एक अपने देश गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम अमेज़न बेसिन में जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। अमेज़न के नाम से आपको लगता होगा तो सर तो हमको ऑनलाइन शॉपिंग वाला अमेज़न के बारे में बतला रहे हैं। नहीं बच्चों, ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला अमेज़न नहीं है, ये अमेज़न नदी है। ये अमेज़न नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका में बहने वाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है
और उस नदी के आसपास में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में, वहाँ के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अमेजन नदी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग ये जो प्रदेश है कैसा है इसके बारे में चर्चा करें। ये प्रदेश दक्षिण अमेरिका में है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में यह स्थित है। इस प्रदेश के जो प्रमुख देश होते हैं यह है ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ये सभी दक्षिण अमेरिका के देश हैं। आइए इन देशों को हम लोग एटलस के मानचित्र के द्वारा देखते हैं। देखिए, ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है, ये प्राकृतिक मानचित्र है और ये हमने एक एटलस रखा है। मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एटलस सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर हमको भूगोल पढ़ना है तो एटलस साथ में रखना होगा। हमारे पास भी एटलस है, जो भी जानकारी हमको प्राप्त करनी होती है एटलस से हमको तुरंत मिल जाती है। तो ये देखिए एटलस में ये अमेजन नदी यहाँ पर है। ये इतना बड़ा जो क्षेत्र है ये पूरा ये अमेजन नदी का बेसिन है। ये दक्षिण अमेरिका का ये हिस्सा, ऊपरी उत्तरी हिस्सा ये अमेजन नदी का बेसिन है। ठीक है, ये अमेजन नदी इंडीज पर्वतमाला से निकलती है और देखिए इतनी लंबी नदी है ये, और ये सीधा जाकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये उद्गम क्षेत्र है अमेजन नदी का और ये मुहाना है अमेजन नदी का, जहाँ पर ये अटलांटिक महासागर में गिर जा रही है। हम जानते हैं उद्गम क्षेत्र नदी का किसको कहते हैं, जिस जगह से कोई नदी निकलती है उसको उसका उद्गम क्षेत्र कहते हैं, और समुद्र में जहाँ पर वो मिलती है उसको उसका मुहाना कहते हैं। ठीक है, और अब इसमें देखिए कौन कौन से देश आते हैं। अब मैं राजनीतिक मानचित्र इसका लेता हूँ। ठीक है, ये राजनीतिक मानचित्र देखिए अमेजन नदी है, ये बह रही है। ये पीले रंग का जो देश आपको दिखलाई दे रहा है ये ब्राज़ील है। ठीक है, ये आपको ऑरेंज कलर का जो देश है ये बोलिविया है। फिर यहाँ पर पेरू है, फिर ये आपको इक्वाडोर है, फिर कोलंबिया है और वेनेजुएला है। तो इस प्रकार इन 6 देशों से होकर ये अमेजन नदी बेसिन का क्षेत्र पड़ता है, और ये 6 देश दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश है जहाँ पर ये अमेजन नदी का बेसिन पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अमेजन नदी का जो बेसिन हम लोग किसको बोलते हैं। बेसिन वो किसी नदी का वो क्षेत्र होता है जहाँ तक उसकी सहायक नदियाँ का जल संग्रहण क्षेत्र होता है। मतलब उसकी सहायक नदियों में जहाँ जहाँ से पानी आता है उस बड़े क्षेत्र को हम लोग किसी नदी का बेसिन कहते हैं। अब ये अमेजन नदी बेसिन हमने देख लिया, इसमें प्रमुख देश आते हैं ब्राज़ील है, पेरू है, बोलिविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया और वेनेजुएला है। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि अमेजन नदी के बारे में प्रमुख कौन कौन सी बातें हैं, जो कि मैंने आपको अभी तुरंत बताई भी। अमेजन नदी का उद्गम स्थल एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पूरी लंबाई में ये एंडीज पर्वतमाला से अमेजन नदी निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी मेडीरा है। मेडीरा इसकी मुख्य सहायक नदी है, और ये मेडीरा जो है किसी भी नदी में मिलने वाली विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन नदी की बेसिन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर के आसपास है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, आपको जानकारी है, और आप इसको पता करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दूसरी सबसे लंबी नदी आपको मैंने बतलाया ये अमेजन नदी है। आइए अब हम इस प्रदेश की जलवायु के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। यह जो प्रदेश है अमेजन नदी बेसिन का प्रदेश जो है वो विषुवत रेखा के आसपास है। ठीक है, इसलिए यहाँ की जलवायु जो है
वो विषुवत रेखीय जलवायु कही जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एक ही चीज है। भूमध्य, भू का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा, और विषुवत रेखा भी वही चीज है। तो यहाँ की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु या विषुवत रेखीय जलवायु होती है। यहाँ की जलवायु की कुछ प्रमुख बातें मैंने आपसे कही है, यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर वर्ष भर गर्म और आर्द्र होता है। सालों भर यहाँ का जो मौसम होता है वो गर्म होता है, और आर्द्र का मतलब वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है, मतलब वायुमंडल में पानी की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वर्ष भर उमस वाला मौसम होता है। दैनिक संवहनिक वर्षा वहाँ पर होती है। इसका मतलब दोपहर के बाद वहाँ पर रोज वर्षा होती है। आपको तो कैसा लग रहा होगा कि हमारे यहाँ तो सिर्फ 4 महीने वर्षा होती है, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्रों में दोपहर के बाद रोज वर्षा होती है। इस वर्षा को वहाँ पर हम लोग संवहनिक वर्षा कहते हैं। वर्षा के 3 प्रकारों के बारे में भी आपने जाना होगा, उसमें से एक प्रकार की वर्षा है संवहनिक वर्षा। वहाँ पर दिन का तापमान उच्च होता है। सालों पर वहाँ पर दिन का तापमान उच्च होता है। चूंकि यह विषुवत रेखा के आसपास का प्रदेश है, इसलिए वहाँ पर सालों भर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर दिन का तापमान हमेशा उच्च होता है। और दोपहर के बाद चूंकि वर्षा हो जाती है, इसलिए रात का तापमान वहाँ पर कम हो जाता है। और चूंकि सालों भर ये ऐसी ही स्थिति रहती है, इसलिए यहाँ पर सालों भर एक ही जैसा मौसम होता है। हमारे देश के जैसे साल में यहाँ 4 मौसम नहीं होते, बल्कि सालों भर यहाँ पर एक ही तरह का मौसम होता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने अमेजन नदी बेसिन की परिचय, उसके प्रमुख देश और अमेजन नदी के बारे में और वहाँ की जलवायु के बारे में बहुत सारी चर्चा आपके साथ की। आपको भी इन चर्चाओं को आगे लेकर जाना है और अपनी पुस्तक में से पाठ 8 के अध्याय को निकाल कर पढ़िए और एटलस को सामने रखकर, ग्लोब को सामने रखकर इसका अध्ययन कीजिए, तो आपको और अधिक आनंद आएगा। अगले वीडियो में हम इसी प्रदेश के बारे में कुछ और मनोरंजक चर्चा आपके साथ करेंगे। धन्यवाद।